अमेरिका को अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को और मजबूत करके उसका विस्तार करना चाहिए, जब तक कि दुनिया को परमाणु हथियारों की समझ नहीं आ जाती। ये उस देश के होने वाले राष्ट्रपति का ट्वीट है जो हमेशा से परमाणु अप्रसार के लिए दुनिया भर को नसीहतें देता रहता है। अगले साल 20 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट ने दुनिया भर के चिंतकों की चिंता बढ़ा दी है कि क्या कोल्ड वॉर के खात्मे के बाद अब फिर से उसी माहौल में दुनिया जीने के लिए मजबूर होगी। दरअसल ट्रंप के इस बयान से पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि रूस को अपनी सैन्य परमाणु क्षमता को बढ़ाने की जरूरत है। अब सवाल है कि क्या अमेरिका और रूस जैसी शक्तिशाली शक्तियां जब परमाणु बम बढ़ाने की बात कह रही हों, या चीन क्या खामोश बैठा रह सकता है? और जाहिर है जब चीन खामोश नहीं बैठेगा तो भारत का भी फर्ज बनता है कि अपने सैन्य परमाणु की क्षमता बढ़ाए, क्योंकि उसके पड़ोस में भी एक ऐसा देश है जो परमाणु शक्ति से संपन्न है। डोनाल्ड ट्रंप के व्यक्तित्व को देखते हुए परमाणु प्रसार करने के उनके ट्वीट को हल्के में नहीं लिया जा सकता। दूसरी ओर ट्रंप की ओर अमेरिका भले ही दुनिया भर के मंचों से परमाणु अप्रसार की बात करता हो, उसने कभी भी परमाणु शक्ति से समझौता नहीं किया। यूएस आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन के मुताबिक अमेरिका के पास 7,000 परमाणु हथियार हैं। वहीं रूस के परमाणु हथियारों की संख्या 7,290 बताई जाती है। यानी पहले से ही परमाणु हथियारों का जखीरा खड़ा कर चुके ये दो देश जो संकेत दे रहे हैं, उससे लगता है कि दुनिया में एक बार फिर वर्चस्व की जंग तेज हो सकती है, भले ही इस खेल के खिलाड़ी बदल जाएं। इसी सवाल पर सबसे बड़े एनालिसिस के लिए सीधे चलते हैं जी बिजनेस स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। अमेरिका में 20 जनवरी 2017 को राष्ट्रपति पद संभालने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा ट्वीट किया है जिसने दुनिया भर की चिंता बढ़ा दी है। ट्रंप ने कहा है कि दुनिया को सुविचार आए तब तक अमेरिका को परमाणु बम बनाते रहना चाहिए। ट्रंप का यह ट्वीट हालांकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जवाब माना जा रहा है। पुतिन ने कहा है कि अगले साल वो रूस के परमाणु क्षमता को और बढ़ाएंगे। अब सवाल है कि क्या दुनिया में कोल्ड वॉर के बाद एक बार फिर से परमाणु हथियारों की होड़ और बढ़ने वाली है, और अगर ऐसा होता है तो इस चुनौती के लिए भारत को कैसी पॉलिसी अपनानी चाहिए? यही है इस वक्त की बिग स्टोरी बिग डिबेट, परमाणु हथियारों की होड़, इंडिया इम्पैक्ट। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बहुत ही अच्छा और एक्सपर्ट पैनल है। मेरे साथ पुष्पेश पंत हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप, तारिक फतेह है, कॉलमिस्ट द टोरंटो सन, कमर आगा है, फॉरेन एक्सपर्ट, नरेंद्र तनेजा है, एनर्जी एक्सपर्ट, और आर.के. मल्होत्रा है, डिफेंस एक्सपर्ट। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है सर। और सबसे पहले पुष्पेश पंत साहब आपसे शुरू करूंगा। सर, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बहुत सरकारों को आपने देखा है, बहुत सारे अमेरिका के राष्ट्रपति भी देखे हैं। सर, डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट आप कैसे एनालाइज करते हैं और फर्स्ट रिएक्शन आपका? देखिए, प्राथमिक रिएक्शन तो ये है, जैसा आपने स्वयं कहा कि ये पुतिन की एक घोषणा के जवाब में दिया गया वक्तव्य है। और अपने पूरे चुनाव अभियान में डोनाल्ड ट्रंप जितनी तरह के अंतर्विरोधों की बात करते रहे हैं, उसको देखते हुए ये कोई बहुत आश्चर्यजनक बात भी नहीं है कि वो बिना सोचे कुछ बोल सकते हैं और बिना उसके दूरगामी परिणामों के बारे में सोचे कुछ फैसले के बारे में घोषणा कर सकते हैं। मगर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक उन्होंने शपथ ग्रहण नहीं की है अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में, मगर जो उन्होंने जिस तरह से अपने मंत्रिमंडल का गठन किया है वो भी एक तरह से लड़ाकू जुझारू बाजों का है कि उन्होंने जो रक्षा मंत्रालय सौंपा है, जो विदेश मंत्रालय सौंपा है, वो सेवानिवृत्त जनरलों को सौंपा है, और जो बाकी मंत्रालय सौंपे हैं वो अपने उन दोस्तों को सौंपे हैं जिनका प्रशासनिक अनुभव या अंतर्राष्ट्रीय मामलों का अनुभव सीमित है। एक को छोड़कर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वो एक्सॉन मोबिल के अध्यक्ष रहे हुए हैं और पुतिन के मित्र समझे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में ये शक होता है कि एक नूरा कुश्ती है, ये दिखाने के लिए कि मैं रूस का मुकाबला करने को तैयार हूं, जबकि असलियत ये है कि उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं वो रूस में लाभप्रद व्यापार कर चुके हैं और पुतिन के दोस्त हैं।
सोवियत संघ के मित्र का अलंकरण भी स्वीकार कर चुके हैं। ठीक है सर आप मेरे साथ रहिए। तारिक फतेह कुछ कहना चाहते हैं? इससे पहले तारिक फतेह मैं आपके पास आऊं, अपने दर्शकों को कुछ दिखाना चाहता हूं, और दिखाना हम ये चाहते हैं कि कैसे जिस तरह से एटॉमिक हथियारों की होड़ मची हुई है, इस वक्त किस देश के पास कितने परमाणु बम है, एटम बम है, ये आप जानिए। और इस वक्त रूस एक नंबर पर है, पहले नंबर पर 7290। ये सिपरी एयरबैग 2016 की रिपोर्ट है, ये 7290 परमाणु हथियार एटम बम रूस के पास हैं। दूसरे नंबर पर अमेरिका है, करीब 7000, आसपास उसी के है 7000 परमाणु बम। उनके आसपास, इन दोनों देशों के आसपास कोई फटकता तक नहीं। तीसरे नंबर पर फ्रांस है जिसके पास 300 परमाणु हथियार है। चौथे नंबर पर चाइना है जिसके पास 260 परमाणु हथियार है। पांचवें नंबर पर ब्रिटेन है, 215 परमाणु हथियार है। और पाकिस्तान जो कि भारत का पड़ोसी मुल्क है, उसके पास करीब करीब 130 परमाणु हथियार हैं, और भारत के पास भी करीब करीब 120 परमाणु हथियार हैं, ये सिपरी की रिपोर्ट कहती है। इजराइल के पास 80 परमाणु हथियार हैं। इसके अलावा उत्तर कोरिया के पास 10 परमाणु हथियार हैं। उत्तर कोरिया तो हाल में बहुत चर्चा में भी रहा है अपने न्यूक्लियर टेस्ट के लिए। तो तारिक फतेह, अगर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि परमाणु हथियार बनाते रहना चाहिए, तो भारत इसको कैसे रीड करे, और वो भी उस कंडीशन में जब उसके पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी एक होल लगी हो परमाणु हथियारों को हासिल करने की? उन्होंने ये नहीं कहा कि और बनाने चाहिए। उनका जो स्टेटमेंट है कि न्यूक्लियर पॉलिसी जो है दैट हैज टू बी री एनर्जाइज्ड, इसका ना कोई नूरा कुश्ती ताल्लुक है रूस से, बल्कि ये इंडिकेशन यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया की एक नई पार्टनरशिप है जिसके अंदर असल दुनिया भर में जो खतरा है वो कोल्ड वॉर के जमाने का स्ट्रक्चर नहीं है कि रूस और अमेरिका के मिसाइल्स एक दूसरे की तरफ हैं, या क्यूबन क्राइसिस में, या उससे पहले टर्किश क्राइसिस या कोरियन वॉर के जमाने में। ये वो मसाइल नहीं है। अब जो चैलेंज है वो नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ में न्यूक्लियर डर्टी बॉम्ब हाथ आना, जिसके अंदर नंबर 1 कंट्री जो इस वक्त सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चर कर रहा है न्यूक्लियर वेपन्स, वो ना रूस है, ना चीन है, ना अमेरिका है, वो है पाकिस्तान। आपने 130 का कहा, उनके पास मिनिमम इस वक्त 200 है। एंड उसके अंदर जो मिसाइल्स हैं उनका रेंज सिर्फ इंडिया पे नहीं जाता है। उन्होंने कहा कुछ मिसाइल्स का रेंज है निकोबार और अंडमान की तरफ, लेकिन अगर आप उस रेडियस को घुमाएं दैट हिट्स टेल अवीव एंड ब्रसल्स, जो पाकिस्तानी मिसाइल्स हैं। ये कहना कि ये दोबारा कोल्ड वॉर शुरू होने वाली, आई टोटली डिसएग्री विद इट। इन दोनों मुल्कों का अलायंस होने वाला है जो आज तक ओबामा के 8 साल के अंदर एंटी रशियन था, और जिसमें क्राइमिया का सिलसिला क्रिएट किया गया और वो नेटो को रूस के अगेंस्ट लगाया, वो खत्म होगा। और आईसिस और ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान या सऊदी फंडेड हैं या टर्किश फंडेड हैं, उनके ऊपर चेक होगा कि न्यूक्लियर फिशन मटेरियल जो है दैट शुड नॉट फॉल इनटू द हैंड्स ऑफ दीज। ओके, मैं तारिक फतेह आपके पास आऊंगा, और लेकिन आर.के. मल्होत्रा, मैं वो ट्वीट पढ़ के सुनाता हूं सर। द यूनाइटेड स्टेट्स must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes. इसको आप कैसे रीड करते हैं एज अ एक्स आर्मी मैन? आप इसको कैसे देखते हैं सर्विसमैन? देखिए, न्यूक्लियर डोमेन में मेरा काफी वास्ता रहा है, और इसको मैं 3 लेयर्स में देखता हूं। एक विश्व के स्तर पर अब अमेरिका एक नहीं, चाइना के साथ और रशिया के साथ, दोनों के साथ मुकाबले में है। और इसलिए कहा जाता है कि ये वाली सेंचुरी एशिया सेंट्रिक सेंचुरी है। लड़ाई यूरोप में नहीं, एशिया के इर्द गिर्द हो रही है। एक स्तर ये है, और इसलिए जब पुतिन का जवाब आया और अमेरिका में ये कहा गया कि रशिया ने मदद की है ट्रंप को प्रेसिडेंटशिप बनाने में, तो ऑब्वियसली उसका जवाब ये होगा कि साहब हम रशिया का मुकाबला करेंगे। और एक डोमेन है जिसको किसी ने नूरा कुश्ती कहा, बिकॉज डेटरेंस खुद में एक नूरा कुश्ती है। डेटरेंस, जब आप न्यूक्लियर हथियार बनाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन वो डेटरेंस है कि अगर आपने कुछ किया तो मेरे पास एक ऐसा हथियार है जो आपको तबाह कर सकता है। और यही चीज पाकिस्तान हम पे, दूसरे स्तर पे पाकिस्तान हम पे कहता रहा है, और चाइना ने पूरी टेक्नोलॉजी अपनी पाकिस्तान को दी है।
और एक ग्रैंडफादर क्लॉज को एक्सप्लॉइट किया है, जिसमें चश्मा 1, चश्मा 2, चश्मा 3 और चश्मा 4, जिसकी वजह से इस तादाद से पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। और न्यूक्लियर बॉम्ब सिर्फ पाकिस्तान में होना एक डेटरेंस नहीं है, लेकिन ठीक कहा गया, टेररिस्ट उसको एक डर्टी बॉम्ब की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब हम न्यूक्लियर परमाणु शस्त्रों को देखते हैं, वो दो हिस्सों में देखने चाहिए। एक, नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, दूसरा द रेंज ऑफ मिसाइल्स विच कैन पुट द न्यूक्लियर वेपन्स, जो किस दूरी तक पहुंचते हैं। तो पाकिस्तान में अभी उस दूरी तक भारत के अंडमान निकोबार तक आने की काबिलियत नहीं रही। भारत में काबिलियत है कि वो न्यूक्लियर परमाणु अस्त्र सबमरीन में यानी समुद्र में इस्तेमाल कर सकता, हवा से इस्तेमाल कर सकता और जमीन से इस्तेमाल कर सकता। अगर हमारा ब्रह्मोस भी न्यूक्लियर कैपेबल बन जाए तो एक ऐसा क्रूज मिसाइल होगा जिसका तोड़ दुनिया में किसी के पास नहीं है। तो पाकिस्तान का जवाब तो हम अच्छी तरह दे सकते हैं, चाहे वो 130 उसके पास न्यूक्लियर परमाणु शस्त्र हो या 200 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज उसका तोड़ हमारे पास है। असली झगड़ा है चाइना और भारत। इसमें तीसरे स्तर की बात यह है कि भारत अब एक ग्लोबल राइवलरी का एक हिस्सा बन रहा है, जहां एक एशिया सेंट्रिक सोसाइटी है, एशिया सेंट्रिक माहौल बन रहा है, जहां अमेरिका यह कह रहा है कि न सिर्फ रशिया लेकिन हमें चाइना का भी मुकाबला करना है, बिकॉज ताइवान के इशू उठाए हैं ट्रंप ने और उसने ताइवान को अब वन चाइना पॉलिसी से अलग करने की बात की है। अब वो प्रेसिडेंटशिप में ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे ये अलग बात है, ठीक है। लेकिन ऐसे माहौल में जाने अनजाने में भारत इसमें घुस जाएगा। तो इसलिए भारत को अपने आप को तैयार करना पड़ेगा इस राइवलरी के बारे में, इस ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। ये जरूरी है। अभी हमारे पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि चीन की ईस्टर्न कोस्ट को हम मार सकें, लेकिन वो कैपेबिलिटी डेवलप हो रही। जैसे ही हमारे पास अग्नि 5 और अग्नि 6 आएगा, वो कैपेबिलिटी में हमारे पास आ जाएगी और फिर हमारे पास पूरी कुवत होगी कि हवा में, जमीन पे और समुद्र में हम चाइना का मुकाबला कर पाएंगे। ठीक है, मैं कमर आगा आपके पास आता हूं, लेकिन एक रिएक्शन में नरेंद्र तनेजा से लेना चाहूंगा। नरेंद्र तनेजा, आप एनर्जी एक्सपर्ट हैं, उसके बारे में भी मैं पूछूंगा आपसे, लेकिन आप क्योंकि बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं, सरकार में है बीजेपी, तो उसके बारे में पूछूंगा। नरेंद्र तनेजा, न्यूक्लियर एक्सपेंशन को लेकर भारत की मौजूदा सरकार क्या सोचती है? और डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद पाकिस्तान के में जिस तरह से न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर होड़ है, चाइना हमारे बगल में जिस तरह से पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, इस पूरे माहौल में आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, जो आप क्योंकि रेफरेंस आपने ट्रंप साहब के बयान से करा, हमको यहाँ ये गौर करना पड़ेगा कि ट्रंप साहब कह रहे हैं उनका असली जो एजेंडा क्या है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था को वो पुनः निर्माण करना चाहते हैं, पुनः उसका जो है उसको जीवित करना चाहते हैं। और डिफेंस सेक्टर जो है अमेरिका की इकोनॉमी का बहुत अहम सेक्टर है। कुल मिला के वो $1 ट्रिलियन वो डिफेंस पे खर्च करना चाहते हैं, जिसमें न्यूक्लियर जो उनका पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है न्यूक्लियर वेपनरी का, जो लगभग 10 से 60 साल पुराना है, उसका वो एक तरीके से मॉडर्नाइजेशन करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ देखिए, अमेरिका की इकोनॉमी $18 ट्रिलियन की और रूस की इकोनॉमी मात्र $1.7 ट्रिलियन है। मतलब भारत से भी बहुत छोटी है रूस की। तो किस हद तक रूस कर पाएगा वो देखना पड़ेगा। पूरे दुनिया में जितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं 90% रूस और अमेरिका के बीच में ही है। तो ट्रंप साहब जब ये बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो जो डिफेंस इंडस्ट्री है वहां पे, ये उन्होंने ट्वीट किया और उसके बाद वो मिले किससे हैं? बोइंग के जो मिलिट्री सेक्शन है उसके प्रेसिडेंट से मिले। अर्थात यह है कि वहां की जो आर्म्स इंडस्ट्री है जो बहुत अहम रोल प्ले करती है, उसको वो संकेत दे रहे हैं कि अब हम आपका पूरा जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे और आप तैयार होइए और काफी हम बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो जो हमारे न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंस्टॉलेशंस है, वेपनरी सिस्टम है, लॉन्च सिस्टम है, उस सबका आधुनिकीकरण करेंगे। वो संकेत उन्होंने बड़ा स्पष्ट करा और कुल मिलाकर के मैं जैसे पढ़ रहा हूं मैं उसको ऐसे ही पढ़ रहा हूं। मतलब सर आप ऐसे पढ़ रहे हैं कि ये प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा ट्रंप अंपायर के एक जाने माने मशहूर बिजनेसमैन डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है? नहीं, वो उसको हम इग्नोर नहीं करते। दूसरी बात, मेरे एक साथी ने कहा कि अब एक्सॉन मोबिल के जो अभी भी चेयरमैन है रेक्स टिलरसन, वो बहुत क्लोज फ्रेंड हैं। रेक्स टिलरसन से मेरा कम से कम 10 दफे इंटरेक्शन हुआ है। वो आज तक भारत एक दफे ही आए हैं और मेरे आमंत्रण पे आए थे एक सेमिनार के अंदर। तो वो जो है बिजनेसमैन है, उनके बड़े क्लोज संबंध बहुत देशों से है। उसको हम रीड करें लेकिन बहुत ज्यादा रीड ना करें। वो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है और उनका काम होगा रूस को दबाना, और मुझे लगता है कि उसमें भारी परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन आपने बात जो करी वो सबसे अहम मुद्दा
ये है, ये आता है कि पाकिस्तान जो है, एक सेकंड गौरव, बहुत अहम बात मैं कह रहा हूं, गौर करिएगा, जो पाकिस्तान जो स्मार्ट न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है और कहीं ना कहीं शायद चीन उनकी मदद उसमें कर रहा है, सबसे बड़ी गलती हिंदुस्तान ने 1947 से लेके आज तक जो करी वो ये करी कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन हमने बनाने दिए। हमारी कितनी भी कीमत हमारे लगती, हमको पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देने चाहिए थे, चाहे हम उस पर अटैक करते, चाहे हम सुसाइड अटैक करते, चाहे हम अपने प्लेन को, वो हमारी इतिहास की सबसे बड़ी गलती है और आज तक हम उसका जो है हर्जाना जो है वो दे रहे हैं। लेकिन जहां तक आपने बात करी हमारी सरकार की पॉलिसी क्या है, हमारी सरकार की पॉलिसी जो है इस मसले को लेकर के बड़ी स्पष्ट है, चाहे वो चाइना हो चाहे वो पाकिस्तान हो, डिफेंस के मामले में और खासतौर से न्यूक्लियर वेपनरी को लेके उसको लेकर के किसी प्रश्न समझौते का प्रश्न ही नहीं उठता। और इसी के तहत हमने पाकिस्तान के खिलाफ भी और चीना के खिलाफ भी जो रशिया के साथ एग्रीमेंट करके हम शील्ड बना रहे हैं, वो उसी का एक बहुत बड़ा। चलिए मैं उस एग्रीमेंट के बारे में आपसे पूछूंगा, लेकिन कमर आगा मेरे साथ है, तो कमर आगा ये माने कि इस बदलती हुई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में भारत सेफ है और इस न्यूक एरा में डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट का एक बिजनेस आइडिया से ज्यादा कोई मतलब नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। उनका इशारा साफ साफ रशिया की तरफ है। रशिया का बहुत एक्सपेंशन मिडिल ईस्ट में हो रहा है और मिडिल ईस्ट बड़ा एक्सक्लूसिव जोन है उनका, और ये अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी पे जो वो बात कर रहे हैं, अमेरिका फर्स्ट, या ये सब जो ट्वीट किए हैं या इलेक्शन कैंपेन में जो उन्हीं ने बात की है कि हम अमेरिका को दोबारा से रिवाइव करना, इनके वही एजेंडा है जो नियोकॉन्स का बेसिकली था, उसका ये एक्सटेंशन है और बहुत खतरनाक होगा और उससे काफी टेंशन भी हो सकता है इस पूरे क्षेत्र में। इस ट्वीट से ईरान भी जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, इसलिए कि ईरान से भी उन्हीं ने कहा है कि वो ट्रीटी को रद्द करेंगे या नई ट्रीटी उनके साथ साइन करेंगे या नई चीजें आएंगी। मुझको तो ऐसा लगता है कि इसमें इनमें ये होगा कि रशिया, चाइना एंड ईरान एक नया गठबंधन बनाते हुए नजर आते हैं, इसलिए कि अकेले ये देश लड़ नहीं सकते, या उसके लड़ाई तो होती नहीं है जनरली न्यूक्लियर वेपन की, अपना डिटरेंट को बढ़ाने के लिए ये तीनों देश आते हुए करीब नजर आते हैं। और अमेरिका का बहुत बड़ा कंसंट्रेशन मिडिल ईस्ट पे होने जा रहा है और इसीलिए एसओ के जो 6 मैन थे जो वहाँ पे, जिनको सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस स्टेट बनाया गया है, और पूरी टीम जो है वो देख लीजिए ऑयल मैन की है, जिसमें से काफी लोग ऐसे हैं जो पहले या तो उस रीजन में सर्व कर चुके हैं आर्मी जनरल्स या जुड़े हुए थे तेल के कारोबार में वहां के ऊपर। तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश का जो एजेंडा था, जिस एजेंडे के अंदर उन्हीं ने रिजीम चेंज तो कर दी थी, लेकिन प्रो अमेरिकन रिजीम्स नहीं बना पाए थे इस क्षेत्र में, खासतौर से ईरान, इराक और लीबिया के अंदर। इनकी कोशिश ये होगी कि प्रो रिजीम वहां पे बनाना, उसकी वजह से मैं समझता हूँ काफी टेंशन इस रीजन में भी होगा और आर्म्स रेस भी बढ़ेगी इस पूरे क्षेत्र के अंदर। और नहीं, जैसा कि नरेंद्र तनेजा कह रहे थे कि वो डिफेंस, क्योंकि डिफेंस बिल्कुल सही कह रहे थे वो, नहीं बिल्कुल वो जब टेंशन होगा तो डिफेंस प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और डिफेंस सेल भी बढ़ेगी पूरे रीजन के अंदर। ये तो बेसिक प्रेमिस है, उन्होंने सही बात कही। आई डिफर विद द प्रेमिस ऑफ दिस आर्गुमेंट। ओके, आपके सामने ये पुराने स्क्रिप्ट से हम पढ़ रहे हैं। दिस विल बी द फर्स्ट प्रेसिडेंट आफ्टर जोसेफ स्टालिन एंड रूजवेल्ट जिसका अमेरिका और रूस के ताल्लुकात बहुत ही करीब होंगे। नंबर 1 आप देखेंगे कि नेटो की जो पॉलिसी है क्राइमिया पे, क्राइमिया हमेशा से रूस के पास रहा है पिछले कोई 1000 साल से। ये तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्टालिन ने अपनी इंटरनल बॉर्डर चेंज करके यूक्रेन की जो फाइट थी अगेंस्ट नाज़ीज उसमें इनकॉर्पोरेट किया। अब जब प्रेसिडेंट ट्रंप कहेंगे कि रशिया इज नॉट अ प्रॉब्लम इन क्राइमिया एंड नेटो फोर्सेस डोंट हैव टू गो टू एस्टोनिया और लैटविया जहां पे हजारों फौज रखी हुई है फॉर नथिंग, क्योंकि वो आईसिस से नहीं लड़ना चाहते, तो हर अमेरिकी फौजी को बचाने के लिए पूरा उन्होंने एंटी रशियन ट्रंप लिया। आप यकीन करिए, एंड विद इन 6 months आई कुड बी प्रूवन रॉन्ग, यू विल हैव एन एक्सेस जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी, प्रेसिडेंट ट्रंप एंड प्रेसिडेंट पुतिन will be the new Yalta meeting over there. चाइना का और रशिया का नहीं होगा। अगर अमेरिका और चाइना का फसाद हो रहा है और हिंदुस्तान और चाइना का हो रहा है तो इंडिया बाय डिफॉल्ट विल बी ऑन द साइड, जैसे एंड इंडिया कैन प्ले अ रोल इन डिटर्मिनिंग अ बेटर वर्ल्ड फ्यूचर। और मिडिल ईस्ट से अमेरिका का कोई ताल्लुक नहीं होगा, क्योंकि अभी से आप देखिए जो यूरोप में हुआ कि जर्मनी हैज कम आउट ओपनली सेइंग कि तमाम टेररिज्म एक्टिविटी जर्मनी में सऊदी अरेबिया फंड कर रहा। और
ये प्रेसिडेंट ट्रंप भी ये कह चुके हैं, अमेरिका फर्स्ट का मतलब है वी विल नॉट पे फॉर अदर पीपल्स वॉर्स। जो रिजुविनेशन ऑफ द न्यूक्लियर इंडस्ट्री है वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन है, पैसा उसमें विदाउट गोइंग टू वॉर। क्योंकि आप पूरा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर 60 साल का बदलेंगे तो ये अगले 5 साल तो इसी में लग जाएंगे। मैं गौरव एक छोटी सी बात जी सर, मैं पुष्पेश जी आ रहा हूँ, मैं केवल इतना ये कहना चाह रहा हूँ कि दोनों के ऑब्जेक्टिव्स और दोनों के जो नेशनल इंटरेस्ट हैं वो इतने डिफर करते हैं, खासतौर से रशिया और अमेरिका को कैसे? लेके हर चीज किस चीज में को लेके, कहाँ? रेस को लेके, मैंने बताइए ना, आर्म्स रेस क्या? एक मिनट जरा धीरे बात करें हम लोग। आर्म्स रेस को लेके, फिर उसके अलावा क्रीमिया को भले ये कहते हो, इनके कहने से क्या होता है, पूरा इस अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट विल एक्सेप्ट दिस, रशियंस को वो देंगे क्राइमिया, बिकॉज़ यूक्रेन से वो विड्रॉ एब्सोल्युटली। ये तो आप यूरोप को अबेंडन कर सर, ये यूरोप कहां से? ये तो ओबामा ने लेके रखा है नेटो के अंदर। यूरोप ने कब कहा है कि क्राइमिया? ये तो यूक्रेन के साथ जो ओबामा ने लाइन अप किया कि आईसिस के बजाय लड़ने के सारी अमेरिकी फौज भेज दी है एस्टोनिया और लाटविया में, जहां जंग होनी नहीं है। देखिए, ये सिर्फ ओवरचर है ताकि रशिया न बोले चाइना से जब उनके इंटरेस्ट क्लैश कर रहे हैं, उसको अलग करने का। वो संभव नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सर। ये इंडिया के लिए इससे बेहतर। चलिए ठीक है, ठीक है। चलिए दोनों विद्वान इस बात पे तो सहमत हैं कि इंडिया के लिए अच्छी बात है, लेकिन इनकी अपनी अपनी अलग थोड़ी सी सोच है ट्रंप को लेकर और ट्रंप की पॉलिसीज को लेकर। लेकिन पुष्पेश पंत साहब, आपको क्या लगता है? चलिए ठीक है, उनकी पॉलिसीज कैसे हो, हमने जब इलेक्शन हो रहा था अमेरिका के तब बहुत बात की, और डोनाल्ड ट्रंप जब चुनकर आए तब भी बहुत बात की कि इंडिया इंपैक्ट और इंडियन इंटरेस्ट इसमें कहां दिखता है। सर, अब इसके बाद आपको इंडियन इंटरेस्ट कहां दिखता है? डोनाल्ड ट्रंप अभी, क्योंकि 20 तारीख को वो फॉर्मली ऑफिस संभालेंगे, लेकिन उसके अभी इस ट्वीट के बाद इंडियन इंटरेस्ट कहां दिखता है आपको? देखिए, मुझे एक तो ये बात साफ समझ में नहीं आती कि कैसे आप ये कह रहे हैं कि दोनों विद्वानों में एक सहमति इस बात को लेकर है कि ये जो घटनाक्रम है वो भारत के हित में है। मैं अपने को प्रोफेसर कमर आगा के बहुत करीब पाता हूँ। मुझे लगता है कि दुनिया में कुछ बुनियादी पोलैरिटीज हैं, ध्रुवीकरण है, जिसमें अमेरिका और रूस का ध्रुवीकरण न केवल पूंजीवाद और साम्यवाद वाला है, मगर दो वो जियोपॉलिटिकल हिस्टोरिकल रीजन से बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हैं। एक की अपनी मैनिफेस्ट डेस्टिनी अटलांटिक और पैसिफिक के बीच की है, दूसरी वो मैकेंडर और के ज़माने से हार्टलैंड और यूरेशियन आइलैंड वाली है। तो मुझे लगता नहीं कि पुतिन जो हैं वो वारिस स्टालिन के ही नहीं है, वो वारिस ज़ारशाही के ज़माने से, जब डची ऑफ कीवा थी तब की थी। वो तारिक फतेह साहब बिल्कुल सही फरमा रहे थे, अगर आप 1000 साल के इतिहास की तारीख के पन्ने पलटे हैं तो बहुत सारे ऐसे नतीजों पे आप पहुंचेंगे जो आज के इस डेवलपमेंट को हिंदुस्तान के हित में नहीं मान सकते हैं। अगर तनाव बढ़ता है, तारिक फतेह साहब ने बहुत सही फरमाया कि अगर ये एटॉमी वेपन किसी टेररिस्ट के हाथ में पड़ता है तो उसको मिसाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उसके पास एक छोटा सा एटमी वेपन हिरोशिमा नागासाकी छाप हो, जिसको गिराने के लिए अमेरिकनों को किसी मिसाइल की जरूरत नहीं पड़ी थी। तो जो पोल्यूशन होगा, जो तबाही होगी, उसका जो मंजर होगा, उससे भी टेंशन बढ़ेगा। 10 सेकंड दे दे मुझे, क्योंकि देखिए पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री दैट हैज टैक्टिकल न्यूक्स। ये समझे, ना रूस के पास है, ना अमेरिका के पास, ना बर्तानिया, ना फ्रांस, ना इजराइल। ये वाहिद मुल्क है जो कह रहा है कि हम अपनी टेरिटरी पे बम मारेंगे, हम अपनी फौज पे बम मार देंगे इंडिया की फौज को तबाह करने के लिए। तो वी आर डीलिंग नॉट विद अ कन्वेंशनल न्यूक्लियर एनिमी इन पाकिस्तान, वी आर डीलिंग विद अ टेररिस्ट स्टेट जिसकी मेंटालिटी लॉजिस्टिक्स पे नहीं, साइंटिफिक उस पे नहीं है, डिस्ट्रक्टिव है, बिल्कुल डिस्ट्रक्टिव और जेनोसाइडिकल है। तो इसीलिए इंडिया का मसला पाकिस्तान से ज्यादा है। और अगर ट्रंप पाकिस्तान की जरा पूंजी और पानी बंद करता है तो हमें फायदा होगा। ठीक है, कमर आगा कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं, फिर मैं आ रहा हूं 10 सेकंड के लिए। मैं केवल कहना चाहता हूं अब प्रोफेसर पंत साहब से कि मेरा संबंध, मैं रशिया और चाइना के जो विवाद है उसके संबंध में नहीं कह रहा था कि भारत के लिए ये अच्छा होगा रिश्ता। मैं बायलैटरल सेंस में कह रहा था कि इंडिया रशिया के रिलेशन विल कंटिन्यू टू ग्रो। मेरे कहने का केवल इतना मतलब नहीं, लेकिन उस जहां तक पाकिस्तान कंडीशन में भी, जब क्योंकि पिछले कुछ दिनों पहले ही हमने देखा जिस तरह से सीपेक को सपोर्ट किया रशिया ने, उसके बाद रशिया और इंडिया के संबंधों पर सवाल उठ गए थे कि आप रशिया के इतने अच्छे संबंधों नहीं किया सर, डिनाई किया। सीपेक को सपोर्ट, सीपेक को कहते हैं कि अच्छी चीज है। लेकिन आर के मल्होत्रा में आऊंगा फतेह साहब आपके पास। आर के मल्होत्रा फिर क्या ये माने इस बात को कि आने वाला वक्त इंडिया का है और कोई घबराने की बात नहीं?
क्योंकि न्यूक्लियर एरा में बातें होती है लेकिन ऐसा कुछ हमने देखा नहीं। नहीं, ये कहना एक खुशफहमी होगी और मेरे हिसाब से गलतफहमी होगी ये सोचना कि भारत ऐसी मुकाम पे पहुंचेगा बिकॉज जो भी कुछ इधर उठापटक हो रही है उससे भारत का फायदा होगा। भारत का कोई फायदा नहीं होगा बिकॉज जहां भी न्यूक्लियर वेपन होते हैं, मैं इसको 2-3 चीजों में जवाब दूंगा। जहां न्यूक्लियर परमाणु हथियार होते हैं वहां नुकसान ही होता है, फायदा किसी का नहीं होता है। अच्छी लेकिन बात एक शक रहता है कि मेरे पास न्यूक्लियर हथियार ज्यादा हैं इसलिए मैं कुछ कर पाऊंगा। पाकिस्तान ये कहता रहा है कि मेरे पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं, यानी गन से मैं एक न्यूक्लियर वेपन अपने पास थोड़ी सी दूरी में छोड़ सकता हूं। लेकिन साइंटिफिकली ये कहा जाता है कि वो झूठ बोल रहा है, अपनी औकात जरूरत से ज्यादा बता रहा है। तो हमें ज्यादा उस पर गौर और तवज्जो नहीं देनी चाहिए। हाँ, टेररिज्म, डर्टी बॉम्ब ये पाकिस्तान की काबिलियत है, लेकिन एक मोटे तौर पे देखना चाहिए कि रशिया की इकोनॉमी जो खत्म हो गई बिकॉज ऑफ दिस न्यूक्लियर रेस अब दोबारा अपनी जगह आने वाली है और इस वजह से अब ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो ऑब्वियसली न्यूक्लियर कैपेबिलिटी पुतिन उसमें इन्वेस्ट कर सकता है जो पहले नहीं कर सकता था और इसलिए ऑब्वियसली आप वो दोबारा ये करना चाहते हैं। और अमेरिका का इतिहास देखें तो सॉल्ट 1 और सॉल्ट 2 जो लिमिटेशन ट्रीटी थी उसके बाद उन्होंने अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स थे उनको चेंज किया। अमेरिका ने कई न्यूक्लियर वेपन डिस्ट्रॉय किए और ये कहा गया कि जो मिनटमैन 1 है, मिनटमैन 2 है, उनकी जरूरत नहीं है और अब हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हमें तादाद की जरूरत नहीं है। अच्छे न्यूक्लियर वेपन्स जो एक्यूरेट है और दूरी तक जा सके उसमें आ जाए। तो ऑब्वियसली अमेरिका में एक डिबेट हुई कि क्या हम ठीक कर रहे हैं, क्या हम अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी घटा रहे हैं। तो उस डिबेट के आंसर में ये उन्होंने कहा कि साहब हम अपनी न्यूक्लियर ताकत को कम नहीं करेंगे और हम न्यूक्लियर ताकत उसी जगह ले जाएंगे जहां हमारे पास म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन थी कि आप हमारे पास कुछ करेंगे तो हम भी आपको डिस्ट्रॉय करेंगे। तो एक चीज ये है। दूसरा, उसकी इकोनॉमी में रशिया को बताना कि श्रीमान अगर आप ऐसा करेंगे जैसे आप हुंकार रहे हैं तो वी विल इन्वेस्ट। और न्यूक्लियर वेपन में 2 चीजें होती हैं, एक न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करना, दूसरा उससे बचाव करना। तो जो डिफेंस है मिसाइल्स की वो भी इतना ही बड़ा कारोबार है, उससे भी बड़ा कारोबार है। तो पेट्रियट सिस्टम है और उनके और जो एंटी मिसाइल सिस्टम है ऑब्वियसली वो बेचना चाहते हैं यूरोप में भी, रशिया में भी और एशिया में भी। और एशिया में उसके बड़े खरीदार हैं, भारत एक उसका ऐसा ही खरीदार है। एयर डिफेंस सिस्टम जहां हम चाहते हैं कि जब मिसाइल लॉन्च हो, जब मिसाइल हवा में हो, जब मिसाइल आ रहा हो जिसमें न्यूक्लियर बॉम्ब है या नहीं है उसको हवा में ही डिस्ट्रॉय किया जाए। तो ये टेक्नोलॉजी इस वक्त रशिया और अमेरिका के अलावा और कहीं नहीं है। इजराइल तो रशियंस के साथ हम बातचीत कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी को अपनाने में। तो ये एक बड़ा इकोनॉमिक चीज है, फाइनेंशियल है, बिजनेस है, डेटरेंस है, चेंज ऑफ फोकस है, चेंज ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द वर्ल्ड है। तो बड़ी चीजें हैं इसमें और एक छोटे से बयान से बड़ी ऐसी चीजें स्पेकुलेशन नहीं करनी चाहिए हमें कि साहब सब कुछ बदल रहा है। ऐसी शख्सियत है ना कि वो इतने अनसर्टेन है, हमने इलेक्शन से पहले और रिजल्ट्स के बाद जिस तरह से कि उनकी शख्सियत में पैराडाइम शिफ्ट देखा। 3 जाने माने साइकियाट्रिस्ट जिन्होंने ओबामा को चिट्ठी लिखी और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा कि इनके जो व्यवहार है और इनकी जो बातें उनसे तो लगता है कि इनकी मानसिक हालत सही नहीं है। उसके बाद बहुत सारे सवाल उठ जाते हैं। लेकिन मैं तारिक फतेह आ रहा हूं आपके पास। नरेंद्र तनेजा कुछ कहना चाहते हैं। नरेंद्र तनेजा कहिए। मेरे सिर्फ 3 छोटे पॉइंट थे। एक तो मेरे मित्र आगा साहब ने कहा कि अमेरिका अब मिडिल ईस्ट में ज्यादा इन्वेस्ट करेगा, ज्यादा ध्यान देगा। देखिए, अमेरिका को अब मिडिल ईस्ट के तेल की जरूरत नहीं है। आज दुनिया में सबसे बड़ा तेल का प्रोड्यूसर ना रशिया है ना सऊदी अरब, वो अमेरिका है। अच्छा, और दूसरी ना उनको वहां की प्राकृतिक गैस की अब जरूरत है। तो अमेरिका की दखलंदाजी और प्रेजेंस जो है मिडिल ईस्ट में कम होगी और वो अमेरिका चाहता है भारत जैसे देशों की प्रेजेंस जो है, उपस्थिति मिडिल ईस्ट में बढ़े, मिलिटरीली भी बढ़े। उनका ये पूरा प्रयास है और कहीं ना कहीं हमारी दिलचस्पी भी मिडिल ईस्ट में बढ़ रही है। दूसरा पॉइंट जो रशिया को लेकर के है वो देखिए, भारत चाहता है कि रूस जो है और अमेरिका के संबंध सुधरें।
भारत तो ये चाहता है रूस और पश्चिमी देशों के संबंध सुधरे। क्यों चाहता है? उसकी वजह यह है कि भारत नहीं चाहता कि रूस जो है वो चीन की गोदी में जाके बैठ जाए। अगर रशिया की इकोनॉमी चाहे तेल की कीमतें बढ़ भी जाए लेकिन बहुत मजबूत हो जाएगी, ऐसा नजर नहीं आता है। और इसीलिए भारत चाहता है कि जो चीन से दूरी अगर रूस की बढ़वानी है तो वो जरूरी है कि पश्चिम के नजदीक चाहे और अमेरिका के नजदीक जो डेवलपमेंट हो रहे हैं और जो संकेत ट्रंप साहब के यहां से आ रहे हैं, कहीं ना कहीं चुप्पी से ही सही लेकिन भारत उनका स्वागत कर रहा है, क्योंकि वो चीन के लिए बुरी खबर है, हमारे लिए भी। चलिए, तो सबका अपना नजरिया है, किसी को इंटरेस्ट दिखता है, किसी को नहीं दिखता है। पाकिस्तान का एक सेकंड, पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये पाकिस्तान में जो गौरतलब बात यह है कि पाकिस्तान उन मुल्कों में नहीं आता जिनको हम ये कहें कि वो न्यूक्लियर डेटरेंट के लिए खाली नहीं। पाकिस्तान में अब जो लोग न्यूक्लियर वेपन्स को देख रहे हैं, जो उनके लिए जिम्मेदार हैं, वो यंग ऑफिसर्स हैं। उनमें से आधे वो ऑफिसर जिनकी दाढ़ी है, जो दिन में 5 टाइम नमाज पढ़ रहे हैं और भारत को लेकर उनका रवैया बहुत कट्टर है। तो अब जो पाकिस्तान में न्यूक्लियर वेपन्स का ट्रिगर जिनके हाथ में है, वो पुराने लोग नहीं है, वो लोग हैं जो खतरनाक है। और वो इतने खतरनाक है, हम ये सोचेंगे चीन क्या करता है, अमेरिका क्या, हमें पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान में न्यूक्लियर जखीरे अब जिन लोगों के हाथ में है, वो कट्टरपंथी लोग हैं। भारत को बहुत सचेत और बहुत अलर्ट होकर रहना पड़ेगा। बाकी देशों की तुलना आप पाकिस्तान से नहीं कर सकते। ये बहुत ही खतरनाक मुल्क है और जिन लोगों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, बहुत खतरनाक लोग। ठीक है, कमर आगा कुछ मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं कि अमेरिका को तेल के ऊपर डिपेंडेंस भले खत्म हो गई हो, लेकिन अमेरिका ऑयल ट्रेड को नहीं छोड़ना चाहता। और पॉलिसी उसकी ये है कि उसकी कोशिश ये है कि वो ग्रेटर कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों पे मेंटेन करना चाहिए, इसलिए कि ऑयल से रिलेटेड कम से कम 50-60-100 इंडस्ट्रीज होंगी जिसके ऊपर ह्यूज दैट इंक्लूड पेट्रोलियम। उसमें अमेरिकी सरकार की कोई दखलंदाजी कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहता। दूसरी बात ये कि अगर ऑयल प्राइसेस घट जाती हैं तो अमेरिकन को बहुत लॉस होता है, इसलिए कि ऑयल प्रोडक्शन जो वहां पे है, शेल ऑयल, उसकी कॉस्ट ही $50-60 के करीब पड़ती है, इसलिए वो कभी नहीं छोड़ेंगे इस रीजन को। हाँ, वो मिलिट्रीली भले एक किसी कंट्री में इंटरवीन न करें, उनकी कोशिश ये होगी कि दूसरी कंट्रीज वहां पे करें, लेकिन ऑयल का प्रोडक्शन ग्रेटर कंट्रोल। मल्होत्रा साहब, आ रहा हूं मैं आपके पास। तारिक फतेह कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर आ रहा हूं। फंडामेंटल बदल चुके हैं। $500 बिलियन इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ऑयल के फंडामेंटल्स बदल गए हैं। वेस्ट एशिया दोनों जगहों। ठीक है सर, ओके। मैं दो चीजें कहना चाहूंगा कि वेनेजुएला के होते हुए और कनाडा के होते हुए अगर अमेरिका को ये समझते हैं कि तेल की इंडस्ट्री, इंटायर अमेरिकन ऑयल इज सेंटर्ड अराउंड द एक्सपोर्ट्स फ्रॉम वेनेजुएला एंड कनाडा। नंबर 2, मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि वो लोग जो समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इज ब्रेन डेड, वो लोग हैं जिन्होंने CNN और 6 महीने के अंदर वो जर्नलिस्ट जो बैठ के फतवे देते रहे कि ये पागल आदमी, असल मेंटल ट्रीटमेंट उनको कराना चाहिए कि even though they read everything wrong, yet they are sitting back and saying कि देखो कितना पागल आदमी, उसने सब कुछ कर दिया, सब करके दिखा दिया, और उसके बावजूद जो एरोगेंस है हमारी अपर मिडिल क्लास का, हम कह रहे हैं अरे ये साला GM के वर्कर का रिप्रेजेंटेटिव, व्हाइट वर्किंग क्लास का रिप्रेजेंटेटिव, ये कैसे हो सकता है इतना बड़ा आदमी? ये जरूरी को पागल होगा या काला जादू करता होगा? दिस इज अ वेरी डेंजरस वे। द मैन is smart and he's proven that he's smarter than वो लिबरल्स के क्लिंटन फैमिली जिसको राइज करने वाले थे, सब खत्म कर दिया उसने। तो बी केयरफुल कि इसको उन पैमानों पे ना जज करें जिसपे आप बुश और ओबामा नहीं करते सर, नहीं करते सर, बिल्कुल नहीं करते। लेकिन आर.के. मल्होत्रा, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक सवाल तारिक फतेह से लेकर, तो आप कैसे स्टडी करते हैं डोनाल्ड ट्रंप को और इंडियन इंटरेस्ट में कैसे देखते हैं, और जो एशियन जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, पाकिस्तान चाइना, उसमें डोनाल्ड ट्रंप को कैसे देखते हैं? ही इज द ओनली पॉलिटिशियन एंड स्टेट्समैन पूरी दुनिया में जिसमें इतना दम है कि वो मुंह पे जाके कहता है कि इस वक्त दुनिया को खतरा है तो इस्लामिक कट्टरपंथियों से। बाकी ना मोदी साहब कह सकते हैं, ना इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर कह सकता है, ना फ्रांस का प्रेसिडेंट, ना जर्मनी का, ना चीन का, सिवाय पुतिन के और इनके कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है कि कितना बड़ा थ्रेट है चेचनिया के अंदर, कितना बड़ा कजाकिस्तान में है, क्या हो रहा है ताजिकिस्तान के अंदर। और इंडिया जहां तक ताल्लुक है, मैं तो अखबार पढ़ के देखता हूं कि हर शख्स इंटरनलाइज्ड इंट्रोवर्ट होके बैठा है, उसे पता नहीं कि दुनिया टोटल बदल गई है बिकॉज ऑफ इस्लामिक टेररिज्म, और ये 2 बड़े मुल्कों का मिलाप हो रहा है टू काउंटर दैट, और ये इंडियन इंटरेस्ट में है। एब्सोल्युटली। ठीक है, आर.के. मल्होत्रा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं 3 चीजों के बारे में बात करना चाहता हूं। एक,
ऑयल के बारे में और ऑयल इकोनॉमी के बारे में जिसमें बात की गई, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा टेररिज्म। एज फार एज ऑयल इकोनॉमी इज कंसर्न, अमेरिका एक ऐसा देश है जिसने फ्रैक्शन की टेक्नोलॉजी को अपना लिया है और फ्रैक्शन की टेक्नोलॉजी से वो तेल पैदा कर सकता है जो 30 या 40 डॉलर तक हो, तब वो कामयाब है। अगर तेल की कीमत 30 से कम हो जाती है तो फ्रैक्शन की कैपेबिलिटी का फायदा नहीं है। इसलिए वो चाहता ये है कि तेल की कीमत 40 से ऊपर रहे और 30 से नीचे ना जाए। तो ये एक उसकी इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट है, जिस हिसाब से वो टेक्नोलॉजी का फायदा उठाना चाहता। जहां तक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात है और पाकिस्तान की बात है, अब हम जब टेररिज्म से पाकिस्तान को देखते हैं तो हमें ये नहीं कहना चाहिए इस किस्म का खौफ जो मैं भाषा में देख रहा हूं कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है और उसके बाद न्यूक्लियर हथियार है, पता नहीं कुछ कर देगा। तो पाकिस्तान सक्सीड कर रहा है अपनी गीदड़ भपकियों के। पाकिस्तान सक्सीड कर रहा है ये कहने के लिए कि मैं छोटा मुल्क हूं लेकिन भारत से मुकाबला कर सकता हूं और हमारे टेररिज्म और टेररिस्ट कहीं भी किसी किस्म का न्यूक्लियर बॉम्ब डाल। लेकिन पाकिस्तान जब हमारी सेफ्टी क्या है कि उसके अगर मिसाइल्स अपने न्यूक्लियर वेपन से अलग हैं और ट्रिगर का कंट्रोल उनके पास नहीं है जिनकी दाढ़ियां हैं, ट्रिगर का कंट्रोल उनके पास नहीं है जो इस्लाम में 5 दफे नमाज पढ़ते हैं, और ये तीनों चीजें जब तक नहीं जुड़ती तब तक भारत के खिलाफ एक न्यूक्लियर अटैक नहीं हो सकता। तो आज की स्थिति में अगर उनका एसपीडी या स्ट्रैटेजिक प्रोग्राम डिवीजन जो कंट्रोल करता है इन तीनों चीजों को अलग रखे हुआ है, उसके वॉरहेड अलग है, उसके मिसाइल अलग है और उसका ट्रिगर अलग है। तो जब तक ये स्थिति है तो भारत के खिलाफ इस किस्म का एक टेररिस्ट अटैक कि कोई भी बेवकूफ आदमी एक न्यूक्लियर वॉर शुरू कर सकता है वो नहीं है। और हमें इस किस्म के गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान पता नहीं क्या कर सकता है, इतना बड़ा थ्रेट है कि हिंदुस्तान के पास उसका जवाब नहीं। ऐसा नहीं है, बिकॉज हिंदुस्तान के पास पाकिस्तान का हर एक चीज से जवाब है। पाकिस्तान के खिलाफ हमारे पास एक न्यूक्लियर डिफेंस शील्ड है, जब वो लॉन्च करेगा हमें पता लगेगा, हवा में हम उसको कुछ कर सकते हैं। और एक डर्टी बॉम्ब काबिलियत है पाकिस्तान की, पर डर्टी बॉम्ब एक ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से हम एक पाकिस्तान का हवा बना दें। चलिए ठीक है, ठीक है पुष्पेश बंद साहब, अब मैं चाइना की कहानी और है। अब मैं एक बड़ा लेमन क्वेश्चन पूछना चाहता हूं सर, एक आम आदमी की तरह से। सर हम बड़ी बातें कर रहे हैं अमेरिका की, ट्रंप की, रशिया, पुतिन, चाइना, पाकिस्तान, इजराइल, ईरान, मिडिल ईस्ट, इंडियन इंटरेस्ट। सर एक आम आदमी की तरफ से मैं पूछना चाहता हूं कि अगर अमेरिका रशिया एक साथ आते हैं तो हम भारत को क्या फायदा होगा? अगर अमेरिका रशिया साथ नहीं आते हैं, रशिया चाइना साथ आते हैं तो भारत को क्या नुकसान होगा? और भारत इस वक्त जिस तरह से इस पूरी दुनिया में एक इमर्जिंग इकोनॉमी है और एशिया में जिस तरह से एक मजबूत देश है, हम किस लेवल पर खड़े हैं इस वक्त? देखिए मुझे लगता है एक तो हम आम आदमी की तरह से सवाल तो पूछ सकते हैं, मगर हम आम आदमी को समझ में आने वाला जवाब अगर देंगे तो वो इतना सरलीकृत होगा कि उसमें कोई तर्क में दम नहीं रह जाएगा। ठीक है, आप सर अपने एक्सपर्ट के तौर पर बड़ी नुआंस चीज है। हम ये कहते हैं कि रूस और अमेरिका साथ आ जाएंगे, किस हद तक साथ आएंगे, किस किस मुकाम तक साथ रहेंगे, किस किस एरिया में कोऑपरेट करेंगे। देखिए मुझे आज बड़ा अम्यूजिंग ये लग रहा है कि हम लोग बहस शुरू कर रहे हैं डोनाल्ड के बयान पर जो पुतिन के बयान के जवाब में था, और हमारी बहस का बहुत बड़ा हिस्सा फोकस कर रहा है हिंदुस्तान और पाकिस्तान और टेररिज्म और पाकिस्तान की डर्टी बॉम्ब पर। तो अगर आप देखें तो पूरे कोल्ड वॉर की हिस्ट्री में एक सेंट्रल स्ट्रेटेजिक बैलेंस था। अमेरिका और रूस के रिश्ते एक थे, और हमारे एक मित्र ने बहुत सही बात कही कि सॉल्ट 1 था, सॉल्ट 2 था, स्टार वॉर्स के मतलब था म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन है, पूरी एक स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन फर्स्ट स्ट्राइक सेकंड स्ट्राइक की है। आम आदमी को उसमें दिलचस्पी नहीं है। आम आदमी को दिलचस्पी इसमें है कि परमाणविक बम तो अपनी जगह पर रहा, मगर एक रेल में सीरियल ब्लास्ट हो गया, मुंबई में धमाका हो गया, कोयम्बतूर में धमाका हो गया, कश्मीर में मुसलसल पशे पर्दा जो जंग चल रही वो चलती रहेगी। तो उसमें जो तबाही हो रही है और जो हमारा अपना स्ट्रक्चर सोशल फैब्रिक तबाह हो रहा है वो शायद किसी न्यूक्लियर होलोकॉस्ट से हमारे लिए कम नहीं है कि हजारों साल की एक तहजीब खत्म हो रही है जो मिलजुल के रहने की इस मुल्क में थी। तो हमको उसकी चर्चा से हम घबरा रहे हैं, कतरा रहे हैं, और हम अमेरिका के एक बयान को राष्ट्रपति जो डिजिग्नेट है उसके बयान के चश्मे से
हम अपने झगड़े को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें सहूलियत हो जाएगी, पुतिन और चीन दूर होंगे, पुतिन और अमेरिका करीब आ जाएंगे, तो हम चीन पे भी हावी हो जाएंगे, हम पाकिस्तान को भी मतलब बदिया करके बिठा देंगे। मुझे लगता है कि ये एक नासमझी है। दो बिल्कुल अलग अलग लेवल पे इसका चर्चा होना चाहिए कि पुतिन के बयान और डोनाल्ड ट्रंप के जवाबी बयान के बाद अमेरिका और रूस के रिश्ते क्या होंगे, उनका क्या असर बिखराव की कगार तक पहुंची यूरोपियन यूनियन पे होगा, या ईस्टर्न यूरोप पे होगा, या सेंट्रल एशियन मुल्कों पर होगा, या मिडिल ईस्ट की इस्लामिक जो चैलेंज है इसका उस पर होगा। नहीं, लेकिन सर आपने जैसा कि कहा कि पुतिन के जवाब में डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट था और हम दूसरी तरफ जा रहे थे, तो हम उसी तरफ आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को जो के जवाब में जो ट्वीट दिया है उसका क्या मतलब निकाले? क्या डोनाल्ड ट्रंप ये साबित करना चाहते हैं कि जिस तरह से उनके ऊपर पुतिन के समर्थन का आरोप लग रहा है, जिस तरह से पुतिन की नजदीकियों के उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, वो उनके लिए अमेरिका और अमेरिकन इंटरेस्ट फर्स्ट है चाहे कोई हो? क्या वो ये साबित करना चाहते हैं? देखिए, नहीं, बिल्कुल इसमें साबित करने का सवाल ही नहीं है। अगर वो अमेरिका के राष्ट्रपति डेजिग्नेट नहीं भी होते, इलेक्ट नहीं भी होते, अगर बिजनेस के होते तो वो अमेरिकन इंटरेस्ट ही होते। वो बिल्कुल सही बात कही गई कि साहब यहाँ अमेरिका में एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है जिसका जिक्र आइजनहावर करते थे, और वो ये असल में राज करता है अमेरिका में। तो डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही अपने कैंपेन को खुद फंड किया हो, मगर वो अमेरिकन इंडस्ट्री और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर अमेरिका की खुशहाली, अमेरिका को मंदी से उबारने का उनकी कोई कोशिश है, तो जाहिर है कि वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे जिसमें बड़े पैमाने पे पैसा इन्वेस्ट हो और दुनिया के और देशों को उन प्रोडक्ट्स को बेचने की शुरुआत, पेशकश की जा सके, जिसकी जरूरत उनको पड़े या ना पड़े, एक महंगी दवाई की तरह उन पर भिड़ा दी जाए। ठीक है, नरेंद्र नेजा बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, देखिए, मेरा जो पॉइंट मैं करना चाहता हूं कि रूस जो है मिलिटरीली बहुत ताकतवर मुल्क है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर हम यूएसएसआर, सॉल्ट वो बात करें, वो एक अलग एरा था। आज का रूस जो है अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर है, आबादी बहुत कमजोर है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमजोर है, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। मिलिट्री R&D उनका बहुत अच्छा है, जो वो भारत को भी बेच रहे हैं, रूस को भी बेच रहे हैं, सॉरी चाइना को भी बेच रहे हैं, तमाम मुल्कों को बेच। अमेरिका भी अब वो अमेरिका नहीं है जो हम सोच के बैठे हैं। अमेरिका भी कहीं ना कहीं काफी चैलेंज हो चुका है, चुनौतियां मिल चुकी हैं। अमेरिका का फोकस जो है वो इंडो पैसिफिक रीजन में ही अब ज्यादा है। चीन को वो ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जापान उधर उसको मजबूत करना चाहते हैं, भारत के साथ दोस्ती चाहते हैं, वियतनाम से चाहते हैं, कुल मिला के पैसिफिक इंडियन ओशन, वहां उनका फोकस जो है काफी ज्यादा शिफ्ट हो रहा है। तो मेरा यह मानना है कि अगर हम ब्लैक एंड व्हाइट में देख रहे हैं कि रूस या तो अमेरिका के बहुत नजदीक हो जाएगा, यही पूछने वाला था, ऐसा नहीं होगा। रूस बहुत ही प्राउड कंट्री है, वो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। रूस भी अपना बहुत ही स्मार्ट कंट्री है, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट देखेगा। हाँ, उसको रूस को पूंजी की जरूरत है, और वो पूंजी आज कौन दे? आज अमेरिका को भी पूंजी की जरूरत है। जो अमेरिका, ट्रंप साहब का सपना है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसके लिए पूंजी कहां से आएगी? पूंजी तो आज सबसे ज्यादा चाइना के पास पड़ी हुई है, और रूस को भी चाइनीज कैपिटल चाहिए, इंडिया को भी चाइनीज कैपिटल चाहिए, और अमेरिका को भी चाइनीज कैपिटल चाहिए। जबकि अब रशिया के पास R&D बहुत अच्छा है, कई मायनों में टेक्नोलॉजी अच्छी है। देखिए, वो जमाना जब एक यूनिपोलर वर्ल्ड होता था, अमेरिका ताकत थी अकेली, अब वो खत्म हो रहा है। नई नई ताकतें निकल के आ रही हैं, उनमें भारत एक बहुत बड़ी ताकत होगा, चीन भी ताकत है, रशिया भी ताकत होगा। आने वाले समय के अंदर आप देखेंगे और कई छोटी छोटी ताकतें निकल करके आएंगी। तो मेरा यह मानना है कि अब वो ये ट्रांजिशन फेज है, और 20 साल तक ये ट्रांजिशन चलेगा। उस 20 साल के बाद स्थिति यह बनेगी, अमेरिका चाहते हुए भी कई मुल्कों में कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसके अंदर या तो विल पावर नहीं होगी या उसकी इकोनॉमी इतनी मजबूत नहीं होगी। और रशिया का हाथ तो पहले ही बन चुका है। तो ये 20 साल का ट्रांजिशन है, और भारत को इसका फायदा उठाना चाहिए। ना हमें कोई अमेरिका के बहुत नजदीक जाने की जरूरत है, ना रूस के, ना चीन के। हमको अपनी ताकत खुद बनना है। जब हम अपनी ताकत खुद बनेंगे, अगर टेक्नोलॉजी, सर ऐसा लगता नहीं है, हमको चीन से मिलती है, वहां से कुछ सालों में भारत अमेरिका के बहुत नजदीक गया है। ऐसा ही है। नहीं, देखिए बात सुनिए, इसलिए गया है क्योंकि ये विन विन दोनों के लिए है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्लाइंट स्टेट हो गए। भारत किसी का क्लाइंट स्टेट ना है और ना बनेगा। अमेरिका भी इस बात को जानता है। हम उधर भी जाते हैं, लेकिन चीन से भी संबंध सुधार रहे हैं, रूस से भी संबंध सुधार रहे हैं। तो हमारी पॉलिसी जो है, हमारी पॉलिसी बिल्कुल सही रास्ते पे है, और 20 साल में यही पॉलिसी हमारी जो है भारत को एक सुपर पावर बनाएगी। देखें, थ्रू आउट कोल्ड वॉर भी हिंदुस्तान लीड कर रहा था नॉन अलाइंड मूवमेंट को। हम भूले नहीं कि नासिर, टीटो, सुकार्नो, नेहरू साहब, ये जब तक कोल्ड वॉर खत्म नहीं हुई, इंडिया वाज एट द हेड ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट।
हिंदुस्तान का दुनिया में लीडरशिप पुरानी सिविलाइजेशन है, फ्यूचर भी है, ये तो है। मुझे सिर्फ ऐसा लग रहा है कि मैं किसी और प्लेनेट पे हूं, क्योंकि दुनिया भर में जो जंगें हो रही हैं उसके अंदर जो मेन एक्टर है उसका जिक्र कोई नहीं करता, क्योंकि उसके जिक्र करते के साथ ही हर एक पे इल्जाम लग जाता है कि ये रेसिस्ट है, ये मुसलमान दुश्मन है। कुछ नहीं। आज बर्लिन में अटैक हो रहा है, इटली के अंदर वो मारा गया। आप मुझे बताइए कि पिछले एक हफ्ते के अंदर को 50 दुनिया भर में हमले हुए हैं, कई सौ लोग मरे हैं। ऐसे अगर ये आज की डिस्कशन देखी जाए तो ऐसे लगता है कि वहां कोई जिक्र भी नहीं करना चाहता उसका कि असल हिंदुस्तान को, मिडिल ईस्ट को, रूस को, चीन को, जहां के चीन के कुछ मतलब 1 करोड़ मुसलमान आबादी, उनको रोजा रखने की भी इजाजत नहीं है। वो नाम नहीं रख सकते आपने, उनके खिलाफ कोई जुलूस नहीं निकल रहा। दुनिया इतनी चेंज हो रही है कि फलस्तीन की अब बात कोई नहीं कर रहा, क्योंकि बलूचिस्तान खड़ा हुआ है। और बलूचिस्तान में जो जंग हो रही है, बताइए कि इंडिया में ये हम टीवी का डिस्कशन कर रहे हैं, हमें आइडिया ही नहीं है कि वहां रोज पाकिस्तान की फौज लोगों को मार रही है। वो ऐसे लगता है कि पता नहीं कजाकिस्तान के कोई नॉर्थ की जगह है, हमारा उससे कोई वास्ता नहीं है। द वॉर्स ऑफ टुडे आर बिटवीन द फोर्सेस ऑफ इस्लामोफैशिज्म एंड द वॉर्स ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी एंड डेमोक्रेसी। अगर ये हम नहीं समझ रहे हैं, हम आम आदमी को नहीं समझा सकते। इसीलिए ब्रेग्जिट के वोट में तमाम सियासी जमातों ने कहा कि वोट फॉर यूनियन, और लोगों ने वोट अगेंस्ट किया। सबने कहा क्लिंटन को वोट दो, जीता कौन? ट्रम्प। आप देखिए कि आम आदमी को बेवकूफ मत समझिए, और ये इंटेलेक्चुअल्स का दौर खत्म होने वाला है जहां मेन इश्यूज को कोई टच नहीं करना चाहता कि तहजीब के दायरे से बाहर हो जाएंगे हम। तो आपको लगता है कि वो इस पूरे डिस्कशन में हमें पाकिस्तान का जिक्र ना पाकिस्तान का नहीं। हाँ। आपको बात करनी चाहिए थी एर्दोगान क्या कर रहा है, कैसे रूस के एम्बेसडर को शूट किया अंकारा में, है तो तजाद क्या हुआ, टर्की और रूस का क्या होने वाला है मामला। ये डायमेंशन उन्होंने डिस्कस ही नहीं किए। जैसे टर्की एग्जिस्ट नहीं करता, कतर के पास हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं जो वो खर्च कर रहा है आईसिस को सपोर्ट करने में, हम बोल ही नहीं सकते। सऊदी अरेबिया, अब मुझे बताइए, अगर मैं यहां कहूं कि हिजाज पे पिछले 80 साल से कब्जा किया हुआ है, मक्का मदीना पे, कोई कह सकता है यहां? नहीं। यमन में जंग हो रही है, यमन के ऊपर सऊदी एयरफोर्स आम गरीब लोगों को पे बम्बार्डमेंट करके तबाह कर रहा है। जिक्र आया कहीं इस डिस्कशन में? नहीं। यमन हमारे ज़हन में नहीं आता, क्योंकि 200 हमारी टीचर्स थी, उनको हमने निकाल दिया, बात खत्म हो गई। तो वी इंडिया के अंदर वी नीड टू बिकम एक्सट्रोवर्ट कि इंडिया के बाहर क्या हो रहा है। इंडिया इज नॉट द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन जो जंग हो रही दुनिया में, हिंदुस्तान, आम हिंदुस्तानी को पता है वो क्या जंग है, आम हिंदुस्तान के इंटेलेक्चुअल को भी पता है, लेकिन वो कह नहीं पा रहा। क्यों? डरता है, इल्जाम लग जाएगा कि ये भक्ति है, ये संघी है, ये राइट विंग है, फलाना है, ढिमाका। हाँ, ये श्रीनगर में 25,000 इंडियन नारे लगाए हिंदुस्तान मुर्दाबाद, वो बड़ा खतरा है या रूस के शूट करने पे किसी का है? ठीक है, नरेंद्र तनेजा पहले आप, फिर कमर आगा आपके पास। नरेंद्र तनेजा। देखिए, मैं सुन रहा था अपने विचार है। हमारी भारत के अंदर मेरे भारतीय होने के नाते मेरी ये है कि हमने अपनी इकोनॉमिक और दूसरी हमारी पॉलिटिकल और हमारी जो कुल मिलाकर के अपनी ताकत है उसको हमें देखना। हमारा फोकस अपनी अर्थव्यवस्था को बनाना, अपने समाज को ठीक करना, अपने अंदर गरीबी से लड़ाई लड़ना, हमारे यहाँ स्वास्थ्य के लोगों के पास नहीं है उसकी लड़ाई लड़ना। हमको पहले अपने को मजबूत बनाना है, और जहां जहां संभव हो वहां भारत आवाज उठाता है और काफी हद तक जो जाकर के बोलता है। लेकिन ये सारी आज के जो हमारे हालात हैं, दुनिया के हालात हैं, मुझे लगता है कि जो हमारी आउटरीच है तमाम दुनिया के मसलों को लेकर के बिल्कुल सही चल रही है। और लेकिन साथ में ये फोकस कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करें, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें, अपने को इस काबिल बनाएं कि आने वाले साल में 20-25 साल के अंदर आज जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय भूमिका है हम उसका विस्तार कर सकें। ये स्टेप बाय स्टेप होगा, और किसी भी तरीके से हमने अपने अंदर की जो हमारी सुख शांति कुल मिलाकर के बैलेंस वो सब बना के चलना है। बाकी जो चीजें उनको जितना बोल सकते हैं जहां अलायंस लेके हमको लेके चलना चाहिए, लेकिन सबसे पहले हमारा फोकस जो है अपनी अर्थव्यवस्था, अपने आंतरिक हालात और अपनी मजबूती रह के आगे आना। ठीक है, कमर आगा। नहीं, मैं बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूं तनेजा साहब से। बहुत अच्छी बात उन्हीं ने कही। 2 फेज में है, एक तो इंटरनल डेवलपमेंट, इंटरनल सारी चीजें जो लगातार चल रही है। दूसरा ये है कि हमको जो खतरा है वो सचमुच इस्लामोफोबिया का बहुत बड़ा खतरा हमारे पास है। चारों तरफ हमारे देश फेल्ड स्टेट्स हैं, फिर उसके अलावा दूसरे मिडल ईस्ट की जो हालत है
बेइंतहा खराब है, वो एक थ्रेट बना हुआ है। फोबिया या इस्लामोफैशिज्म? Fascism, okay, I'll agree with you on this point, you know। तो वो एक थ्रेट है हमारे साथ बना हुआ है, और उसके ऊपर आई थिंक भारत काफी सक्षम भी है उससे डील करने के लिए। मल्होत्रा साहब ने पहले भी बताया, और हम लोग जानते हैं कि काफी सक्षम है। हम आज से नहीं 30 साल से उससे डील कर रहे हैं, और अभी तक वो जो पाकिस्तान के प्लान्स थे उसमें किसी में भी कामयाब नहीं हुआ। दूसरी चीज मेरा मानना ये है कि आने वाले 5 साल के अंदर या 10 साल के अंदर बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट इस जोन में खड़ी होने वाली है। उसकी 2 वजह है। एक तो सारी रिजीम्स पाकिस्तान से लेके मोरक्को तक ज्यादातर फेल हो रही हैं। ये मिलिट्री बैक रिजीम्स हैं, और ये डेमोक्रेसी को आने नहीं दे रहे हैं, और एक के बाद एक कंट्री हम लगातार फेल होती भी देख रहे हैं, और सिविल वॉर फैलती चली जा रही है। और ये रीजन बहुत दूर नहीं है जहां से हमारा 90% तेल, 80% के करीब तेल आता है। दूसरी चीज ये भी है कि एक वजह से इसके अलावा भी अमेरिका का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। भले वो तेल पे डिपेंडेंस ना हो, लेकिन ऑयल का ट्रेड, ऑयल की प्राइस उनको इफेक्ट करती है। तेल का दाम जब कम हुआ था तो अमेरिका में बिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस हो गया, हंड्रेड्स ऑफ बिलियन का, और कई हजार लोग अनएम्प्लॉयड हो गए पिछले 2-3 साल के अंदर। तीसरी चीज ये है कि एक प्रॉब्लम और भी है अमेरिका के साथ, कि उसके जो सबसे ट्रस्टेड एलाई थे, जैसे पाकिस्तान, टर्की, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, ये चारों अपनी जो देश हैं, ये अपनी डिपेंडेंस अमेरिका के ऊपर कम कर रहे हैं, थोड़ी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को अपनी तरफ अडॉप्ट कर रहे हैं। वो भी अमेरिका के लिए एक बड़ी वरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि तेल और प्लस वहां की राजनीति की वजह से थिएटर ऑफ सारा फोकस जो होगा अमेरिका का, एक बड़ा फोकस जो होगा वो इस रीजन पे होगा। ठीक है, मैं एक कमेंट आर के मल्होत्रा आपसे, आर के मल्होत्रा, फिर मैं पुष्पेश्वर साहब आता हूं आपके पास। आर के मल्होत्रा, देखिए, आपने गौरव एक पहला सवाल पूछा कि सिंपल तरीके से इस पूरी परिप्रेक्ष्य को समझा जाए। सिंपल तरीका यह है कि देखिए, कुछ इंटरवेंशनिस्ट पावर हैं। पहले यूनिपोलर थी, सिर्फ अमेरिका इंटरवीन करता था, जहां उसका दिल करता था वहां इंटरवीन करके स्थिति को अपने हिसाब से बना लेता था। उसको अब चैलेंजेस मिल रही हैं, रशिया से चैलेंज मिल रही है, बिकॉज रशिया खुद पुराने जमाने की इंटरवेंशनिस्ट स्टेट रहा है, जो पूरे विश्व को बदलना चाहता था उस हिसाब से जैसे उसको सूट करता हो। अब इन दोनों का जब लड़ाई खत्म हुई और यूनिपोलर वर्ल्ड हुआ, और दूसरी ताकतें पनपनी शुरू हुई, जिसमें भारत एक बड़ी ताकत थी। चाइना इतनी स्थिति, इकोनॉमिक स्थिति में पहुंच गया कि वो खुद उस विंडो को इस्तेमाल करना चाह रहा है कि विश्व की स्थिति वैसे बदल दे। साउथ चाइना सी में जो हो रहा है वो साफ जाहिर करता है कि चाइना वो चीज कर रहा है। सिल्क रूट की जो बात कर रहा है, जिससे वो इकोनॉमिक ग्वादार पोर्ट को डेवलप कर रहा है और पाकिस्तान के थ्रू एक पोर्ट बना रहा है, वो एक ऐसी स्थिति पैदा करना चाहता है ताकि विश्व के अंदर जो वो करना चाहे उसके इंटरेस्ट बरकरार रहे। तो ऑब्वियसली एक उसको चैलेंज मिल रहा है। वो चैलेंज एक इकोनॉमिक चैलेंज है, वो इकोनॉमिक एक मिलिट्री चैलेंज है, और भारत की स्थिति विश्व में ऐसी है, भौगोलिक स्थिति ऐसे है कि वो चाहे अनचाहे इस सारे परिक्रम में घुसेगा। पुष्पेश्वर साहब, बिल्कुल टाइम नहीं है सर, 30 सेकंड में से फाइनल कमेंट आपका इस पूरे परिप्रेक्ष्य में। नहीं, आप 30 सेकंड से कम समय में ले लीजिए। मेरा ये मानना है कि पूरे हालात हाजरा पे तस्करा हम करने क्यों बैठे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान परमाणविक हथियारों के जखीरे के बारे में दिया है, उसके संदर्भ में ये आकलन कीजिए उसका क्या असर इस्लामी कट्टरपंथी चुनौती पर पड़ेगा, हमारे पाकिस्तान के साथ और चीन के साथ रिश्तों पर पड़ेगा। ठीक है सर, शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो परमाणु हथियारों की होड़ है नहीं है, हम इस बात पर एक छोटा सा डिस्कशन करने की कोशिश कर रहे थे अपने तमाम एक्सपर्ट्स के साथ, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे आए जो कहीं ना कहीं भारत को इंगेज करते हैं आपस में, और भारत को उस पर भी ध्यान देना चाहिए। तमाम एक्सपर्ट्स की राय। फिलहाल बिग स्टोरी बिग डिबेट बस इतना ही। नमस्कार।